Hi everyone, this is Vidisha and welcome back to my channel. So in this video we are going to study chapter number 1 of class 12th political science, that is the end of bipolarity. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला चैप्टर है, बिल्कुल स्टार्टिंग है आपका क्लास 12 पॉल साइंस की। एंड पूरा चैप्टर मैंने इसी तरह से हैंड रिटन नोट्स के थ्रू कवर करा है। आई हैव यूज्ड फ्लो चार्ट्स, जहाँ भी फ्लो चार्ट्स के थ्रू मैं समझा सकती थी, राइट। सो पूरा एक्सप्लेनेशन देखना, यू हैव टू मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो देखो, बिकॉज पूरा चैप्टर अच्छे से बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर नाउ। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। अब हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। 1935 टू 1945 में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है ना, सो इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टू मेजर पावर्स थी, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर और सोवियत यूनियन, ठीक है। सो ये दो पावर्स थी, बिल्कुल सुपर पावर्स पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इन दो पावर्स के अलावा कोई ऐसी पावर नहीं थी, कोई ऐसी कंट्री नहीं थी पूरे वर्ल्ड में जो इनको टक्कर दे सके या इनको चैलेंज कर सके किसी भी तरह से। अब कोल्ड वॉर क्या था भाई, हुआ क्या, जैसे ये दो पावर्स हैं, अब इन दोनों पावर्स के बीच में चल रहा था आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट कैसा, यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती थी कि भाई कैपिटलिज्म शुड बी द आइडियल वे टू ऑर्गेनाइज योर इकोनॉमी, वेयर एज यूएसएसआर क्या था, यहाँ पे कम्युनिज्म फॉलो करा जाता था, ये कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। तो यही डिस्प्यूट था भाई, यूएस बोलता था कि कैपिटलिज्म बेटर है और यूएसएसआर बोलता था कि कम्युनिज्म बेटर है। यहाँ तक पूरा समझ में आया। इसे कहा गया कोल्ड वॉर, बिकॉज एज सच कोई हॉट वॉर, मतलब कोई आर्म्स वगैरह के साथ एज सच इन दोनों पावर्स में कोई वॉर नहीं हुआ था, ये आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट चल रहा था। यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब यहाँ पे आपको बर्लिन वॉल के बारे में बता रखा है। अब हुआ क्या था कि ये दो सेंटर्स ऑफ पावर थे, ठीक है। अब पूरा वर्ल्ड ना इन्हीं दो पावर्स के बीच में डिवाइड हो गया था। कुछ कंट्रीज यूएस के साथ चली गई थी और कुछ कंट्रीज यूएसएसआर के साथ। अब अगर हम यूरोप की बात करें ना, तो यूरोप के भी दो पार्ट्स हो गए थे। जो वेस्टर्न यूरोप था वो था यूएस के साथ, और जो ईस्टर्न यूरोप था वो था यूएसएसआर के साथ, ठीक है। सो वेस्टर्न यूरोप यूएस के अंडर आ गया और ईस्टर्न यूरोप यूएसएसआर के अंडर आ गया। तो ये जो बर्लिन वॉल है ना, ये जो बर्लिन वॉल है, इट वाज बिल्ट इन 1961 बिटवीन वेस्ट बर्लिन एंड ईस्ट बर्लिन। तो ये वॉल वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन को सेपरेट करती थी, ठीक है। ये पार्ट हो गया यूएस वाला, ये हो गया यूएसएसआर वाला। अब वेस्ट और ईस्ट का तो सेपरेशन हो ही गया, साथ ही कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में भी एक सेपरेशन फॉर्म करती थी कि भाई वेस्ट बर्लिन कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, ईस्ट बर्लिन कम्युनिज्म को फॉलो करता है। हाउएवर फाइनली 9 नवंबर 1989 में इस वॉल को तोड़ दिया गया। लोगों ने 1989 में इस वॉल को तोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि सोवियत यूनियन, दैट इज यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है 1991 में, और इसी के साथ कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। बिकॉज एक पावर हमारी बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो गई है, ख़त्म हो गई है, सिर्फ एक सुपर पावर बची थी, दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और जब ये हमारा ख़त्म होता है कोल्ड वॉर 1991 में, तो जर्मनी भी यूनिफाइड हो गया था, बिकॉज अब जर्मनी वेस्ट या ईस्ट या यूएस या यूएसएसआर के बीच में डिवाइडेड नहीं था, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्लियर है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने ये वाले हैं कि भाई सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ, होने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे,
और जब वो डिसइंटीग्रेट हो गया तो किस तरह से जो कंट्रीज़ वहाँ से, जो स्टेट्स वहाँ से सेपरेट हुई, इंडिपेंडेंट हुई यूएसएसआर से निकल के, फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करा, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया या फिर कम्युनिज्म के साथ रहे। ये पूरी स्टोरी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये पार्ट आपको पूरा क्लियर है। So now we'll be starting with the first topic of this chapter, that is what was the Soviet system। भाई सोवियत सिस्टम था क्या? अब हुआ क्या था रशिया में, यहाँ पे देखो, रशिया में 1917 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट होती है यूएसएसआर की, ठीक है। सो नाउ यूएसएसआर वाज एस्टैब्लिश्ड, और ये यूएसएसआर क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, दिस इज योर यूएसएसआर, ठीक है। सो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद सेटअप होता है यूएसएसआर। अब ये जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन था, इसके क्या आइडल्स थे? पहला चीज़, ये यूएसएसआर में सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, ठीक है, और कैपिटलिज्म को अपोज करते थे, राइट। अब कैपिटलिज्म क्या होता है? जहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी है या फिर जो भी आपका कैपिटल है वो प्राइवेट ओनर्स के पास है, प्राइवेट कंपनीज के पास है। वेयर एज सोशलिज्म में कलेक्टिव ओनरशिप होती थी, स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। इसके बाद इनका एक मेन आइडियल था इगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब इक्वालिटी लाना चाहते थे, इक्वल सोसाइटी बनाना चाहते थे। डिस्पैरिटीज़ जो होती हैं रिच और पुअर, वो डिस्पैरिटीज़ ये ख़त्म करना चाहते थे, ठीक है। एंड दिस रिवोल्यूशन, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, वॉज द बिगेस्ट अटेम्प्ट टू अबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसा हमने देखा कि भाई कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होती है, अपनी खुद की, लोगों की, जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं या प्राइवेट कंपनीज होते हैं उनकी प्रॉपर्टी रहती है। सो दैट इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर प्राइवेट कैपिटल, है ना। यहाँ पे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करना चाहते थे और सोशलिज्म के थ्रू एक कलेक्टिव जो ओनरशिप होती है ये उसको इस्टेब्लिश करना चाहते थे। स्टेट का यहाँ पे मेजर रोल रहता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इन्होंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट क्या कैसे करी कि भाई प्राइवेट ओनरशिप लानी है, कैपिटलिज्म को ख़त्म करना है, सोशलिज्म लाना है। तो यहाँ पे आता है सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम। सो हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। अब सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम में क्या था? सबसे पहले दे डिसाइडेड टू गिव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी, कि भाई अब जो भी पावर रहेगी, जो भी कंट्रोल होगा इकोनॉमी का, कैपिटल का, वेलफेयर का, वो किसके हाथ में होगा? स्टेट के हाथ में होगा। और यहाँ पे कौन सी पार्टी आई? कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी सेटअप करी गई और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई और पार्टी यहाँ पे अलाउड नहीं थी। नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड। अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि भाई स्टेट यहाँ पे प्राइमरी एक इंस्टीट्यूशन है जो सारी चीज़ें कंट्रोल करेगी। तो इकोनॉमी भी अब कौन कंट्रोल कर रहा था? स्टेट, दैट इज़ योर गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट कौन होती है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी आपकी इकोनॉमी। समझ में आया? कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, अब कैपिटलिज्म नहीं है। क्लियर है? सो आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा पार्ट है आपका रिवॉल्यूशन वाला, ये इस वाले पैराग्राफ में दे रखा है। सो मेक श्योर कि आप साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो यूएसएसआर में कैसे आई, ठीक है। तो देखो क्या हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ यूएसएसआर में आ गई थी, ठीक है। मतलब यूएसएसआर ने इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा कर लिया था। समझ में आया? क्योंकि अब क्या हो रहा था, अगर ये यूरोप है तो वेस्ट यूएस के साथ में है और ईस्ट किसके साथ में है? यूएसएसआर के साथ। अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ आ गई हैं प्लस यूएसएसआर, तो इसको बोला जाता था, ये जो पार्ट है हमारे वर्ल्ड का, इसको बोला गया द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक, ठीक है। सोशलिस्ट ब्लॉक क्यों? क्योंकि भाई सोशलिज्म के आइडियल्स को यहाँ पे फॉलो किया जाता था,
राइट। तो इसे क्या बोला गया, द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। फिर एक साइन होता है वार्सो पैक्ट इन कंट्रीज के बीच में। दिस वाज अ मिलिट्री अलायंस, और इस अलायंस के अंडर, इस पैक्ट के अंदर ये सारी जो कंट्रीज हैं ये एक साथ आई, दैट इज यूएसएसआर के अंदर आई सारी कंट्रीज। ठीक है, मतलब अब क्या बन गया है, ये जो आपका यूएसएसआर वाला पार्ट है, सोवियत यूनियन के अंडर अब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज आ चुकी हैं, एंड दिस वार्सो पैक्ट हेल्ड दीज कंट्रीज टुगेदर अंडर यूएसएसआर। और यूएसएसआर, दैट इज योर सोवियत यूनियन, इट वाज द लीडर ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, मतलब इस ब्लॉक को, ये जो सोशलिस्ट ब्लॉक बन गया है जिसमें ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, आपका यूएसएसआर भी है, तो इसे लीड कौन कर रहा था, यूएसएसआर वाज द लीडर। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया, नो डाउट्स। अब आते हैं हम फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। तो अपनी एनसीईआरटी में आप मार्क कर रहे हो, वेल एंड गुड, और अगर आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे हो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू हैव योर एनसीईआरटी विद यू। अब देखो सोवियत सिस्टम के क्या फीचर्स थे, यहाँ पे हमें बता रखा है दैट द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन एक काफ़ी बड़ी पावर बन के इमर्ज हुई। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो सोवियत इकोनॉमी थी ना, वो वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा डेवलप थी, एक्सेप्ट फॉर यूएस। यूएस फर्स्ट नंबर पे आता था और उसके बाद सोवियत यूनियन। ठीक है, अब यूएसएसआर का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, है ना। अब आपको इकोनॉमी अच्छी बनानी है, एक कंट्री डेवलप करनी है, तो कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इट हैड वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज लाइक ऑयल, आयरन, स्टील, जो कि इकोनॉमी के लिए, प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। देन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी अच्छा खासा डेवलप ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था, जो रिमोट एरियाज़ भी कनेक्ट करता था यूएसएसआर के। उसके बाद यूएसएसआर में ना देयर वाज अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो सारी चीज़ें विद इन सोवियत यूनियन प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, सो इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस इंडस्ट्री का एक ड्रॉबैक ये था कि भाई जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ जो गुड्स प्रोड्यूस करती थी ना, उनसे क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं होती थी, उनसे कम क्वालिटी, मतलब क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ प्रोड्यूस करती हैं, राइट। तो उसके जो गुड्स थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती थी। मोरओवर यूएसएसआर और जो सोवियत यूनियन है, इसकी जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, इट बेसिकली मेड श्योर कि भाई लोगों को एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो मिनिमम नेसेसिटीज़ होती हैं, एटलीस्ट लोगों को वो मिलती रहे। सब्सिडीज़ इन्होंने दी, वेलफेयर स्कीम्स ये चलाते थे कि एटलीस्ट लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा रहे, उन्हें नेसेसिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं था, और स्टेट ओनरशिप थी कि मतलब भाई जो भी आपकी इकोनॉमी है, जो भी आपका कैपिटल है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, वो किसके पास होगी, स्टेट ओनरशिप। मतलब भाई गवर्नमेंट का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल होगा इकोनॉमी में, आपकी ओनरशिप में, कैपिटल में, प्रॉपर्टी में। यहाँ तक ये पूरा क्लियर है, राइट। अब ये जो हमने पढ़ा, जो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे वो आपके कहाँ दे रखे हैं, ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है, यहाँ से ये पूरे पैराग्राफ में आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ सोवियत यूनियन। भाई सोवियत यूनियन में कमियाँ क्या क्या थी। सबसे पहली चीज़, सोवियत यूनियन बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन था, बिकॉज हमने देखा कि स्टेट को यहाँ पे, गवर्नमेंट को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। तो यहाँ दिक्कत क्या थी कि भाई बहुत अथॉरिटेरियन बनता था ये जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो बेसिकली अपनी जो भी उसने रूल्स वगैरह बनाए हैं वो उस पर जो सिटीजन्स पे इम्पोज करता था, राइट। इसके अलावा उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, मतलब लैक ऑफ डेमोक्रेसी। लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते थे, अगर बोलते भी थे तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता था। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है।
अपार्ट फ्रॉम दिस मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत स्टेट दे नीडेड रिफॉर्म। भाई ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन जो है सोवियत गवर्नमेंट के, उनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। ऐसा हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है वन पार्टी सिस्टम का। जो ये वन पार्टी सिस्टम है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पे रूल है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे सेक्टर्स पे इसका कंट्रोल है, जो अच्छी बात नहीं है। बिकॉज फिर क्या होता है, पार्टी अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो चाहेगी वो कर सकती है। मोर ओवर इट इज़ अनअकाउंटेबल टू द पीपल, मतलब जो पीपल की डिमांड्स है वो उनको फुलफिल नहीं कर रही। इट इज़ नॉट अकाउंटेबल, जिम्मेदारी भी नहीं ले रही है, जो सिटीजन्स चाहते हैं वैसे डिसीजंस भी नहीं ले रही है, सिटीजन्स की डिमांड्स भी सुन नहीं रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, इसे पता है इट इज़ वन एंड ओनली पार्टी, और कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे इनके लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि ये जनता की बात सुने, सिटीजन्स की बात सुने। Moreover, it did not recognize the demands of the people in the 15 different republics. 15 different republics. यहाँ पे एक बात देखो कि जो USSR है इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी ना, है ना। तो ये जो 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स हैं जिनसे मिलके USSR बना था, इन्होंने ये डिमांड करी कि भाई हमें अपने खुद के जो कल्चरल अफेयर्स हैं, हम खुद उन्हें मैनेज करना चाहते हैं, वो हमारे अंडर आना चाहिए। बट ये जो डिमांड है इसे इग्नोर कर दी गई, कि नहीं सुनी USSR ने। मोर ओवर रशिया वॉज द डोमिनेंट। सारी कंट्रीज़ जिनसे मिलकर USSR बना था, ठीक है, उसमें से रशिया वॉज द डोमिनेंट, और सारी कंट्रीज़ को ये डोमिनेट करता था। समझ में आया? तो सारी कंट्रीज़ डोमिनेट करता था, उनको सप्रेस करता था। रशिया के पास सबसे ज़्यादा पावर थी। यहाँ तक पूरा क्लियर है कि भाई पॉजिटिव चीज़ें भी देखी हमने, नेगेटिव चीज़ें भी देखी। अब कुछ और यहाँ पे हम बात करते हैं। अब क्या हुआ था कि सिंस US और USSR के बीच में चल रहा है कोल्ड वॉर, तो इनके बीच में एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई थी। मतलब आर्म्स रेस क्या होता है, हथियार होते हैं, है ना। तो अगर कोई फुल स्केल वॉर होता है तो ये दोनों कंट्रीज़ अपने आप को बिल्कुल रेडी रखना चाहती थी, हथियार के साथ, आर्म्स के साथ, जो वॉर में काम आ सके। तो इसी को कहते हैं आर्म्स रेस। US USSR से आगे निकलना चाहती थी आर्म्स रेस में, और USSR US से आगे निकलना चाहता था। अब USSR का क्या था, ये इट मैनेज्ड कि भाई US के इक्वल थोड़ा सा आ जाए, बट ये इक्वल तो आ गया, आर्म्स वगैरह एक्वायर कर ली, मैन्युफैक्चर कर ली, बट एट अ ग्रेट कॉस्ट। यहाँ पे क्या हुआ, ये आर्म्स रेस की वजह से USSR पे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आया, ठीक है। बिकॉज भाई अगर आप मिलिट्री डेवलप कर रहे हो, आप US के साथ compete करने की कोशिश कर रहे हो मिलिट्री में, आर्म्स में, तो डेफिनेटली उसका आपको बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रिसोर्सेज भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस USSR लैग्ड बिहाइंड वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी US से अच्छी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर US से अच्छा नहीं था। Moreover, it did not fulfill the economic and political aspirations of the people because authoritative government थी, लोगों की demands तो सुनती ही नहीं थी। So how it can fulfill the economic and political aspirations of its citizens? इसके अलावा 1979 में होता है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान। अब देखो, जब कोई कंट्री किसी और कंट्री में इन्वेड कर रही है, वॉयलेंस हो रहा है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि आप पे फाइनेंशियल बर्डन आएगा, आपको वहाँ पे पैसा चाहिए रहता है, आपका फाइनेंस, आपके रिसोर्सेज वहाँ पे जाते हैं। तो इसकी वजह से सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर होता गया, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी समय, काफ़ी रिसोर्स लगाया गया था। अब सोवियत यूनियन में हो क्या रहा था कि भाई वेजेस तो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही थी, बट प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी ग्रो नहीं कर रही थी, ये डिग्रेड होती जा रही थी, ठीक है। मतलब वेजेस, सिर्फ और सिर्फ वेजेस ग्रो हो रही हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं है, बिकॉज ना तो प्रोडक्टिविटी है ना ही टेक्नोलॉजी है। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स। भाई जो नेसेसिटी, डेली नेसेसिटी के गुड्स होते हैं, सामान होता है, उसकी शॉर्टेज थी। वहाँ पे लोगों के पास नेसेसरी गुड्स अवेलेबल नहीं थे। इसकी वजह से फूड एक बहुत इम्पॉर्टेंट गुड है, तो यहाँ पे फूड इम्पोर्ट्स को इंक्रीज़ करना पड़ा कि भाई विद इन सोवियत यूनियन तो फूड प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, अब वो बाहर की कंट्री से फूड इम्पोर्ट करेंगे।
पूरा क्लियर है यहाँ तक? ये थे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ सोवियत सिस्टम, और ये हैं पॉजिटिव फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। क्लियर है? नाउ let's move towards our next topic, that is Gorbachev and the disintegration. अब ये जो Gorbachev है, he became the general secretary of the Communist Party of Soviet Union in 1985. 1985 में ये कम्युनिस्ट पार्टी के बनते हैं जनरल सेक्रेटरी, एंड ही सॉट टू रिफॉर्म द सिस्टम, कि भाई जो सोवियत सिस्टम है, यूएसएसआर का हमने जो सिस्टम बना रखा है, इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। अब कैसे रिफॉर्म चाहते थे? पहली चीज़, ही वांटेड टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट, कि भाई वेस्ट के साथ जो हमारे अभी काफ़ी ज़्यादा कड़वे रिलेशंस हम बोल सकते हैं, अच्छे रिलेशंस नहीं है, हेल्दी रिलेशंस नहीं है, उनको नॉर्मलाइज करना है। ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, इसको एंड करना है। मोर ओवर वी विल डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत सिस्टम। सोवियत यूनियन जहाँ पे सोशलिज्म फॉलो किया जाता था, कम्युनिज्म फॉलो किया जाता था, अब यहाँ पे बात हो रही है डेमोक्रेसी की भाई यूएस में क्या डेमोक्रेसी है ना, इट इज़ प्रो डेमोक्रेसी, तो हमें सोवियत यूनियन को डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा। अब ये जो रिफॉर्म्स है ना, इसके इफ़ेक्ट्स कुछ ऐसे हुए और इतने ज़्यादा वॉयलेंट हम बोल सकते हैं, और इतने ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स हुए इनके इन रिफॉर्म्स के, कि धीरे धीरे जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जिन्हें सोवियत यूनियन ने एक्वायर कर लिया था, दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोवियत कंट्रोल। ठीक है, वो सोवियत कंट्रोल नहीं चाहते थे, वो अब क्या चाहते थे? वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, कि भाई हमें सोवियत यूनियन के कंट्रोल से बाहर निकलना है, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और धीरे धीरे ये जो कम्युनिस्ट रेजीम्स है, कम्युनिस्ट रेजीम्स मतलब वो स्टेट जो यूएसएसआर के अंडर है, जो कम्युनिज्म को फॉलो करती हैं, या फिर बोला जाए कि जिन पे यूएसएसआर ने कम्युनिज्म इम्पोज कर रखा है, एक एक करके ये कम्युनिस्ट रेजीम्स नीचे गिरते गए, मतलब कोलैप्स होते गए, डिसइंटीग्रेट होने लगा धीरे धीरे यूएसएसआर का। राइट? गॉर्बाचोव ने क्या करा भाई? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करे और डेमोक्रेटाइजेशन भी इंट्रोड्यूस करा। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने क्या करा? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, जो कि यूएसएसआर में नहीं था। नाउ ये जो रिफॉर्म्स गॉर्बाचेव कर रहे हैं, इट वाज अपोज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स, बिकॉज भाई कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स जो हैं वो तो यूएसएसआर की ब्यूरोक्रेसी के पार्ट है ना, इनका तो फ़ायदा ही है अगर सोशलिज्म रहे, वन पार्टी सिस्टम रहे। राइट? तो इन्होंने क्या कराया? 1991 में दे बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड अ कूप अगेंस्ट दीज रिफॉर्म्स। ठीक है, अब बट हुआ क्या कि पीपल जो सिटीजन्स थे, जो जनता है, अब वो ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती थी, अब वो फ्रीडम चाहती थी कि हमें जो सोवियत कंट्रोल है उससे आज़ाद होना है। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, वन पार्टी सिस्टम, इतना अथॉरिटेरियन है, डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इस पूरे सिस्टम से हमें आज़ाद होना है। तो लोगों को भी अभी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहिए थी। और यहीं पे आते हैं बोरिस येल्सिन। ही वॉज अ सेंट्रल फिगर जिन्होंने इस कूप को अपोज करा, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने ऑर्गेनाइज कराया था। एंड रशियन रिपब्लिक में ही वन अ पॉपुलर इलेक्शन, तो रशियन रिपब्लिक में ये एक इलेक्शन भी जीते। और यहाँ पे अब क्या हो रहा था कि जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था वो धीरे धीरे टूट रहा था। कहाँ? रशियन रिपब्लिक में। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हम क्या बोल रहे हैं? सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन का जो कंट्रोल है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो कंट्रोल है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, अब ये धीरे धीरे टूट रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, बिकॉज सारी कंट्रीज़ को अब इंडिपेंडेंस चाहिए। जो पावर पहले सोवियत सेंटर के पास थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के पास, सोवियत की गवर्नमेंट के पास थी, अब ये पावर धीरे धीरे कहाँ ट्रांसफ़र होती जा रही है? रिपब्लिक्स पे, जैसे कि रशियन रिपब्लिक है। ठीक है, रशिया के अलावा कौन कौन सी वहाँ पे स्टेट्स हैं? जो वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स है ना, यहाँ पे आपको बता रखा है, जैसे एस्टोनिया, लाटविया, ये सारी स्टेट्स, ये सारी रिपब्लिक्स के पास अब सेपरेट पावर्स आ रही थी, धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की तरफ ये बढ़ रहे थे। ठीक है,
यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब यहाँ पे आता है बहुत इम्पॉर्टेंट डेट, दैट इज़ दिसंबर 1991। दिसंबर 1991 में बोरिस येल्सिन की लीडरशिप के अंडर 3 रिपब्लिक्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी कि नाउ वी आर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, नाउ अब हम बिल्कुल फ्री स्टेट हैं, ठीक है, हम सोवियत कंट्रोल में नहीं हैं। ये कौन सी 3 रिपब्लिक्स हैं? रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ठीक है। इन 3 स्टेट्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी। कब? दिसंबर 1991 में। तो यहाँ पे इन 3 स्टेट्स ने, 3 रिपब्लिक्स में क्या हुआ कि भाई सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंड, सोवियत यूनियन को बिल्कुल हटा दिया गया, सोवियत यूनियन के कंट्रोल के अंडर इन्हें नहीं रहना था, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया और इन्होंने कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया कि अब हम क्या फॉलो करेंगे, हम सोशलिज्म या कम्युनिज्म फॉलो नहीं करेंगे, हम कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी फॉलो करेंगे। समझ में आया? अब यहाँ पे था क्या, ठीक है, जो यूरोपियनाइज पार्ट है, यूरोपियन पार्ट था यूएसएसआर का, वो तो इंडिपेंडेंस चाहते थे, बट जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, राइट। तो फाइनली 1991 में हमने देखा कि हो क्या रहा है, जो यूएसएसआर है अब वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो बनाई जाती है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद बनाई गई थी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इंडिपेंडेंट स्टेट्स मतलब अब यूएसएसआर के जो कंट्रोल है यूएसएसआर का स्टेट्स, उससे बाहर निकल के अब नाउ दे आर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। सो ये ग्रुप है इन कंट्रीज़ का। यहाँ तक पूरा क्लियर है, CIS तक, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब हम बात करेंगे रशिया की। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो भाई कुछ ना कुछ ट्रीटीज़ भी चलती हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ट्रेड रिलेशंस भी होते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब यूएसएसआर की ये सारी चीज़ें किसने इनहेरिट करी? तो रशिया को बनाया गया यूएसएसआर का सक्सेसर कि अब जो भी यूएसएसआर की ट्रीटी चल रही थी, जो भी मीटिंग्स, जो भी यहाँ पे अफेयर्स चल रहे थे, अब वो कौन इनहेरिट करेगा? भाई रशिया इनहेरिट करेगा। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन। सो रशिया इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो सोवियत की सीट थी वो इसने इनहेरिट करी। अब सोवियत की जगह कौन आएगा? भाई रशिया आएगा। इट एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ चल रही थी, जो भी सोवियत यूनियन ने कमिटमेंट्स करे थे दूसरी कंट्रीज़ को, वो सारे इसने एक्सेप्ट करे। इट टुक ओवर एज ओनली न्यूक्लियर स्टेट। एग्जैक्टली भाई जो भी न्यूक्लियर पावर थी यूएसएसआर के पास, अब वो किसके पास जा रही थी? रशिया के पास जा रही थी। इट ऑल्सो कैरीड आउट वेरियस न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स विद द यूएस के साथ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स। डिसआर्मामेंट मेजर्स क्या होते हैं? जहाँ पे अब न्यूक्लियर पावर, अब कोई कंट्री को ये न्यूक्लियर पावर बनने से रोक रहे थे बाकी सारी कंट्रीज़ को, ठीक है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का एक यहाँ पे ट्रीटी भी साइन होती है जिसे इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया था, बिकॉज उसे लगा था कि भाई 5 नेशंस ऐसे हैं जिनके पास इस टाइम पे क्या था, 5 नेशंस ऐसे थे जिनके पास न्यूक्लियर पावर थी, वेयरएज बाकी वर्ल्ड को अब ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स अब ये बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि अब दूसरी कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकती, न्यूक्लियर ऑपरेशंस कैरी आउट नहीं कर सकती, राइट। तो जो इंडिया ने बोला कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, हम वो साइन नहीं करेंगे। सो इस तरह के मेजर्स भी रशिया ने ही कैरी आउट करे विद यूएस। सो अब क्या हो रहा था, जो ओल्ड सोवियत यूनियन है इट वॉज दस डेड एंड बरीड। पूरा सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका है। नाउ सोवियत यूनियन इज़ नो मोर अ ग्रेट पावर। समझ में आया? अब यहाँ देखेंगे कि भाई समझ तो आ गया हमें कि डिसइंटीग्रेट हुआ, बट डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, क्या रीजंस थे। तो हम
अपने जो रीजंस हैं वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, सीधा सा आंसर एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम इसे 4 हेडिंग्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। पहला कुछ पॉलिटिकल रीजंस, दूसरा इकोनॉमिक रीजंस, तीसरा गॉर्बेचोव रिफॉर्म्स एंड फोर्थ राइज ऑफ नेशनलिज्म। इन 4 रीजंस की वजह से बेसिकली सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इकोनॉमिक रीजंस, वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। ठीक है, यहाँ से हमारे इकोनॉमिक रीजंस शुरू होते हैं। अब हुआ क्या था, देखो पहली चीज़ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो था ही नहीं सोवियत यूनियन में। हमने देखा कि एक तो आर्म्स रेस के चक्कर में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहे थे, उसके बाद इंपोर्ट्स, फूड इंपोर्ट्स करने पड़ रहे थे, प्रोडक्शन बिल्कुल डाउन जा रही है, टेक्नोलॉजी नहीं है ना। तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन तो था ही। मोरओवर देयर वर कंज्यूमर शॉर्टेजेस। हमने देखा कि भाई लोगों के पास नेसेसरी गुड्स अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ जा रहे थे, न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल एंड डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट स्टेट्स, है ना। जो अब ये जो रिसोर्सेज है जो एक्चुअली इन्वेस्ट होने चाहिए थे वेलफेयर में या इकोनॉमी में, ये अब जा रहे हैं वॉरफेयर में, आर्म्स बनाने में, हथियार बनाने में, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, है ना। सो इसकी वजह से क्या आया, ये जो मिलिट्री आर्सेनल को डेवलप कर रहे हैं, ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन कि भाई रिसोर्सेज इतना जा रहा है, पैसा इसमें इतना जा रहा है कि दे हैड टू फेस अ इकोनॉमिक बर्डन बिकॉज वेलफेयर के लिए अब यहाँ पे इनके पास बजट नहीं है, फाइनेंस नहीं है। अब यहाँ देखो जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे, अब क्या हो रहा था, उन्हें तो ये बताया गया था कि जो कम्युनिज्म सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं ये बेस्ट है, कैपिटलिज्म से ये बहुत अच्छा है। बट अब उन्हें क्या देखने को मिल रहा था कि भाई वेस्ट में तो एडवांसमेंट हो रही है, इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो रही है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, जबकि ईस्ट में कहाँ, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर में जहाँ वो लोग रहते हैं वो बिल्कुल स्टैग्नेशन वहाँ पे आ रखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। तो ये जो रियलिटी पता लगी ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, इट केम टू देम एज अ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक बिकॉज उन्हें ये बताया गया था कि कैपिटल से भी बेहतर है कम्युनिज्म। समझ में आया। सो ये है हमारे इकोनॉमिक रीजंस। नाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द पॉलिटिकल रीजंस। यहाँ पे आपके पॉलिटिकल रीजंस दे रखे हैं, ठीक है। सो आई होप यू आर रीडिंग योर एनसीईआरटी अलॉन्ग विद मी। अब पॉलिटिकल रीजंस, अब अगर हम सोवियत यूनियन की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें ना, तो वहाँ पे भी स्टैग्नेशन आ रखा था, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, बिल्कुल प्राइवेसी नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रही है, लोगों की डिमांड्स को सुन ही नहीं रही है, बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी को पता है कि वी आर द ओनली पार्टी। तो इनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है कि ये जनता के हित में काम करे। ऑर्डिनरी पीपल फेल्ट एलिमिनेटेड बिकॉज डेफिनेटली यार देखो उनकी डिमांड्स को बिल्कुल इग्नोर करा जाता था, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करा ही नहीं जा रहा है, उनकी राय नहीं ली जा रही, उनके ओपिनियंस नहीं लिए जा रहे। सो ऑर्डिनरी पीपल वर एलिमिनेटेड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। देयर वाज स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्लो एंड स्टिफलिंग, मतलब बिल्कुल भी एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे लोगों का भी नहीं दिख रहा और लीडर्स का भी नहीं दिख रहा। करप्शन बढ़ता जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में। लीडर्स के पास तो बहुत कुछ है, जो पार्टी लीडर्स हैं, वेयर एज जो सिटीजन्स हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, वो गरीबी से परेशान है, राइट। अब इनएबिलिटी टू करेक्ट मिस्टेक्स, राइट। अब अगर कुछ गलती भी हो गई गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सो वहाँ पे इतनी एबिलिटी भी नहीं थी, एक ऐसा हम बोल सकते हैं इतना स्पेस भी नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन में कि वो गलतियों को सही कर सके, ऐसा इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट नहीं ले रही थी। नो ओपननेस, कोई प्राइवेसी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं कि लोगों को पता हो कि भाई उनकी एडमिनिस्ट्रेशन चल कैसी रही है, लोगों को कुछ नहीं पता। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन अ वास्ट लैंड, हमने देखा कि भाई रशिया खुद ही इतना बड़ा है, रशिया के साथ साथ आपका ईस्ट यूरोप भी आता है, कुछ सेंट्रल एशियन प्रोविंसेस भी आते हैं। इतने बड़े लैंड में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रखा है, मतलब पावर एक ही अथॉरिटी के हाथ में है, एक ही पार्टी के हाथ में है। अब ये एक सेंटर ऑफ पावर कितने एरिया में डेवलपमेंट करेगी,
समझे? तो यहाँ पे ये एक ड्रॉबैक आता है। इसके अलावा आता है दैट पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द रूलर एंड गवर्नमेंट लॉस्ट ऑल द सपोर्ट। अब जब गवर्नमेंट लोगों की सुनेगी ही नहीं तो लोग रूलर को कैसे समझेंगे, लोग रूलर को क्यों सपोर्ट करेंगे? और इसी वजह से गवर्नमेंट के पास भी अब कोई सपोर्ट नहीं बचा था। इट लॉस्ट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम इट्स सिटीजन्स, राइट? तो इकोनॉमिक रीज़न समझ आए, पॉलिटिकल रीज़न समझ आए। अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, दैट इज़ गोर्बाचोव रिफॉर्म। गोर्बाचोव रिफॉर्म्स ने कैसे भाई डिसइंटीग्रेशन को एक बूस्ट दिया? अब देखो हुआ क्या था। गोर्बाचोव जो है ये क्या चाहते थे कि हम इकोनॉमी को रिफॉर्म करेंगे, वी विल कैच अप विद द वेस्ट, मतलब वेस्ट का जो डेवलपमेंट है उसके बिल्कुल हम उस वेस्ट के साथ साथ चलेंगे, वेस्ट के इक्वल डेवलपमेंट भी करेंगे, उससे आगे निकलेंगे। एंड लूजन द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो इस टाइम पे बिल्कुल सेंट्रलाइज कर रखी है, एक अथॉरिटी के हाथ में है, डेमोक्रेसी नहीं है, हम सिस्टम को थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज करेंगे, है ना? अब डेफिनेटली हमने देखा कि ये तो सल्यूशन है ना, जो हमने अभी प्रॉब्लम देखी, हमने ड्रॉबैक्स देखे सोवियत यूनियन के, तो डेफिनेटली ये 3 तो सल्यूशन है। तो उन्होंने जो प्रॉब्लम है यूएसएसआर में उसका डायग्नोसिस तो बिल्कुल सही तरीके से कर लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है और ये इसके सल्यूशन हो सकते हैं। बट जब बारी आती है इन सल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की तो यहाँ पे ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, है ना? तो इसकी वजह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन को और ज़्यादा बूस्ट मिल गया, राइट? तो यहाँ हम देखेंगे कि भाई करेक्ट डायग्नोसिस कर लिया प्रॉब्लम का, फिर भी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, ऐसा क्यों? सबसे मेन रीज़न यहाँ ये रहा कि 2 व्यू, मतलब लोग अब 2 व्यूज़ में डिवाइड हो गए थे, ठीक है? 2 तरफ लोग आ गए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई गोर्बाचोव ने सबसे पहली बात जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत धीरे इंट्रोड्यूस करें एंड ही शुड हैव मूव्ड मच फास्टर, दे वर डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट्स। दे सेड कि भाई जो गोर्बाचोव है वो बहुत ज़्यादा स्लो काम कराओ उन्होंने। वेयर एज जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे जो कि रिफॉर्म्स को ही अपोज करते थे, इन्होंने बोला कि ये जो रिफॉर्म्स हैं दीज वर टू क्विक, बहुत ही जल्दी ये रिफॉर्म्स लाए गए, बिल्कुल सोचा समझा नहीं गया, है ना? ये ऐसा क्यों बोल रहे थे? बिकॉज इनकी पावर प्रिविलेज जो भी इनके पास था इट वाज बेसिकली बीइंग इरोडेड, है ना? क्योंकि सोशलिज्म था, जब कम्युनिज्म था तो 1 पार्टी स्टेट थी ना, 1 पार्टी था, यहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी। तो अब इन मेंबर्स की, इन लीडर्स की तो पूरी पावर ही जा रही है हाथ से, तो डेफिनेटली ये तो बिल्कुल अगेंस्ट थे रिफॉर्म्स के। और ये जो एक टग ऑफ वॉर हो गया है कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं गोर्बाचोव बहुत धीरे चला, कुछ कह रहे हैं बहुत ही जल्दी चला, इसकी वजह से सारी साइड्स, दोनों साइड से गोर्बाचोव के पास अब कोई सपोर्ट नहीं था। इवन जो लोग उन्हें इनिशियली सपोर्ट कर रहे थे ना, दे ऑल्सो बिकेम डिसइल्यूजन। उन्हें भी लगा कि जो गोर्बाचोव बोलना चाह रहे हैं, जो उनकी आर्ग्यूमेंट्स है वो उन्हें ढंग से डिफेंड ही नहीं करते, वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स को ढंग से रखते ही नहीं हैं, है ना? गोर्बाचोव खुद ही कंफ्यूज है। तो यहाँ पे इसी वजह से उनका पूरा सपोर्ट डिवाइड हो गया और किसी भी तरफ से उन्हें फुल फ्लेजेड सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया। अब हमारा 4th एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो देखो यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट आता है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिज़ायर ऑफ सोवेरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो वन ऑफ द मोस्ट इमीडिएट कॉज था, ये रीज़न था जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो अब हो क्या रहा था, जो स्टेट्स हैं, जो रिपब्लिक्स हैं, नाउ दे वर बेसिकली दे हैड दिस डिज़ायर ऑफ सोवेरेनिटी कि हमारी जो स्टेट है हम उसे खुद रूल करेंगे, कोई बाहर की पावर आके रूल नहीं करेगी, ठीक है? तो रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स, यूक्रेन, जॉर्जिया, ऐसे रिपब्लिक्स में क्या हो रहा था, ये जो सोवेरेनिटी की डिज़ायर है ये धीरे धीरे और बढ़ रही थी, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जो बाल्टिक रिपब्लिक्स हैं इसमें आती हैं एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये
ये आपको याद करनी पड़ेंगी। सो मेक श्योर कि आप ये बुक में हाईलाइट कर रहे हो, राइट। Now, nationalist feelings were strongest in the most European and prosperous part. अब हो क्या रहा था कि एक्सपेक्टेड ये था कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग है ना, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं इनमें सबसे ज़्यादा डिज़ायर होगी ये सोवेरेन रिपब्लिक्स बनने की। बट ऐसा नहीं था, ठीक है। ऐसा क्यों सोचा गया कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं इनमें ज़्यादा डिज़ायर होगी नेशनलिज्म की? बिकॉज ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक डिफरेंसेस एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। पहली बात, इनकी जो एथनिसिटी है, इनका जो रिलीजन है, ये काफ़ी अलग था। सो दे हैड डिफरेंसेस, एथनिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। एंड सेकेंड रीज़न होता है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो यहाँ पे ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं थी अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन पार्ट से या फिर रशिया से, ठीक है। बट रियलिटी में क्या हुआ, नेशनलिस्ट फीलिंग जो थी ये यूरोपियन और प्रोस्पेरस पार्ट में सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। सो ये नेशनलिज्म पूरा समझ में आया। नाउ वील बी मूविंग टूवर्ड्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन हो गया, रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे। कॉन्सिक्वेंसेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर लो। एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यूनिपोलर सिस्टम, इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। बहुत सिंपल है, बिल्कुल शॉर्ट में आपने देखो नोट्स बनाए हैं, ठीक है। सो साथ साथ बनाते रहो, ठीक है। ये नोट्स ना आपके लास्ट टाइम जो रिविजन होता है उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अब यहाँ देखो, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया। कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर था आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट कि भाई कैपिटलिज्म बेटर है या कम्युनिज्म बेटर है। अब जब कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाली कंट्री, कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाला ब्लॉक, द सेकेंड वर्ल्ड, सोवियत यूनियन ही नहीं रहा है, तो कोल्ड वॉर काहे का और आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ही नहीं रहा है ना। तो कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया। अब अगर कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में आर्म्स रेस चल रही थी, क्योंकि ये क्या कर रहे थे कि देखो हॉट वॉर हुआ नहीं था, बिल्कुल जो वर्ल्ड वॉर की तरह वॉर होता है ना वो नहीं हुआ नहीं था, बट चांसेस थे। तो दोनों कंट्रीज़ ने अपनी मिलिट्री को बिल्कुल प्रिपेयर कर रखा था, काफ़ी ज़्यादा उस पर फाइनेंस वो लगा रहे थे, जिसकी वजह से रशिया पे यूएसएसआर पे तो इकोनॉमिक बर्डन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो ये जो आर्म्स रेस चल रही थी ये ख़त्म हो गई एंड देयर वाज अ न्यू पॉसिबल पीस। पर पॉसिबिलिटी थी कि अब वर्ल्ड में पीस रहेगा, शांति रहेगी, पहला कॉन्सिक्वेंस। दूसरा कॉन्सिक्वेंस होता है यूनिपोलर सिस्टम। अब हमने देखा कि बाइपोलर सिस्टम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, बिकॉज 2 पावर थी यूएस, यूएसएसआर। जब यूएसएसआर बिल्कुल ख़त्म हो गई, सिर्फ यूएस ही बचा है, तो वर्ल्ड के पास अब 2 यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के पास अब वर्ल्ड के पास 2 ऑप्शन थे। पहला मल्टीपोलर सिस्टम, मतलब काफ़ी सारी पावर्स आके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेट करे, वहाँ पे डिसीजंस लें, ठीक है, कम्युनिकेट करे सारे इश्यूज़ पे। और एक है यूनिपोलर सिस्टम कि भाई सिर्फ और सिर्फ अब यूएस ही डोमिनेटिंग बन जाए, यूएस ही पूरे वर्ल्ड में एक सुपर पावर रहे। तो यहाँ पे क्या अडॉप्ट होता है अल्टीमेटली? यूनिपोलर सिस्टम, मतलब द ओनली ग्रेट पावर ऑल ओवर वर्ल्ड क्या थी? यूनाइटेड स्टेट्स, द ओनली सुपर पावर। अब यहाँ क्या हुआ? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक डोमिनेंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी बन गई थी, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमी। मतलब अब काफ़ी सारी कंट्रीज़ में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लाया जा रहा था। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो 2 फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं ये कंट्रीज़ को लोन्स दे रही थी ताकि वो कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन कर सके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन सके। और अब कंट्रीज़ ने कम्युनिज्म को हटा के क्या करा? सोशलिज्म को हटा के क्या करा? लिबरल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट करा, ठीक है, सोशलिज्म को हटा दिया गया। फिर थर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज़। अब भाई जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसमें जो भी कंट्रीज़ थी अब वो इंडिपेंडेंट हो गई, सोवरेन कंट्रीज़ बन गई। तो अब नई नई कंट्रीज़ इमर्ज हो रही थी, दे हैड इंडिपेंडेंट चॉइसेस, ठीक है, उनके खुद के एस्पिरेशंस थे, खुद की चॉइसेस थी। तो ये है हमारा थर्ड कॉन्सिक्वेंस।
अब यहाँ देखो, जो बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, ये ईयू ज्वाइन करना चाहती थी। ईयू क्या है? यूरोपियन यूनियन। और नेटो ज्वाइन करना चाहती थी। नेटो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? जो कि यूएस ने बनाई थी। जैसे यूएसएसआर ने वर्सो पैक्ट साइन करा था, वैसे ही यूएस ने नेटो बनाई थी, दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और जो सेंट्रल एशियन प्रोविंसेस हैं, यहाँ पे देखो, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी ना, अब हुआ क्या कि इनकी लोकेशन कुछ ऐसी थी कि दे बेसिकली मैनेज्ड कि अपनी जोग्राफिकल लोकेशन का फ़ायदा उठाते हुए कि वो रशिया से भी अच्छे उन्होंने अपने क्लोज़र टाइज़ बनाए, रशिया से भी अच्छे रिलेशंस बना लिए, वेस्ट से भी अच्छे रिलेशंस बनाए, यूएस से, चाइना से और बाकी कंट्रीज से भी इनके रिलेशंस ठीक ठाक थे। समझ में आया? तो सेंट्रल एशियन प्रोविंसेस में क्या हुआ, इनकी लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। सो नाउ ये जो पहला पार्ट था, पूरे जो कोल्ड वॉर है उसका रीज़न समझा, कॉन्सिक्वेंसेस समझे, ये यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म होता है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शॉक थेरेपी एक्सप्लेन करूँगी, जो कि होगा हमारा पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। सो इसके लिए पार्ट 2 दूसरी वीडियो आएगी, जिसमें पूरा शॉक थेरेपी आएगा। और जो आपका लास्ट टॉपिक है, इंडिया और रशिया वाला रिलेशंस जो है, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम्स, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। सो आई होप कि ये जो पार्ट 1 है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन तक पूरा हर चीज़ क्लियर है। And I hope you like this, and if you did, then please hit the like button, subscribe to the channel, and make sure that you press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.